एटॉमिक स्ट्रक्चर जो श्रोडिंगर वाला पार्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हमें मूव करना है इनऑर्गेनिक की तरफ। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कुछ बहुत बेसिक चीजें आनी चाहिए, जिसमें क्वांटम नंबर्स हैं। तो पहले आज हम लोग क्वांटम नंबर्स की शुरुआत कर देंगे। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और क्वांटम नंबर्स का क्या यूज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, तो ये आज हम लोग करेंगे। आज का लेक्चर बहुत बेसिक होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मुझे लगता है कि आप में से काफी ज्यादा लोगों को ये मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा, है ना, जैसा कि थंबनेल रीड करता है, तो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बिल्कुल नहीं आता है या क्वांटम नंबर्स का कोई आइडिया नहीं है। हालांकि जब हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ रहे थे तो क्वांटम नंबर्स थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली क्वांटम नंबर्स वहां पे अपीयर होते हैं। आप बताओ मुझे, अगर आपको श्रोडिंगर इक्वेशन के लेक्चर याद है तो मुझे आप ये बताओ कि कौन से ऐसे क्वांटम नंबर्स हैं जो श्रोडिंगर इक्वेशन के द्वारा, आप बोल सकते हो सॉल्यूशन के द्वारा मिलते हैं। मतलब जो हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ऐसे कौन कौन से क्वांटम नंबर्स हैं जो हमें सॉल्यूशन के दौरान क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, और कौन सा नहीं मिलता। NLM मिलते हैं, और कौन सा नहीं मिलता बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर। इसका मतलब आपको याद है, काफी अच्छे से याद है। ओके, सो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर्स में से 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन के दौरान मिलते हैं। चौथा स्पिन क्वांटम नंबर हमें श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं मिलता, वो एकदम इंडिपेंडेंट है, उसकी एकदम इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। अच्छा, जब मैं ये बोलता हूं कि 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन के दौरान मिलते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि श्रोडिंगर इक्वेशन से पहले इन क्वांटम नंबर्स का एग्जिस्टेंस नहीं था। एग्जिस्टेंस खूब था। इन तीनों क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट पहले से मालूम था। यह अलग बात है कि श्रोडिंगर इक्वेशन ने उस कॉन्सेप्ट को एक तरह से रीइंफोर्स कर दिया। आप रीइंफोर्स करने का मतलब समझ रहे हो, कोई चीज हमें पता थी, थोड़ा बहुत अगर कोई डाउट भी है तो फिर वो डाउट एकदम मिट गया श्रोडिंगर इक्वेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन के दौरान N, L और M आते। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज ये है कि अगर मैं आप एकदम बेसिक, अब आप कहोगे सर ये भी पढ़ा रहे कि एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, तो आगे आप हम लोग और सभी लोग एग्जैक्टली एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक एटम है X, तो X मेरा एटम है, एटम का सिंबल है ना। जैसे पोटेशियम होगा तो ये K होगा, कैल्शियम होगा तो ये Ca होगा, क्लोरीन होगा तो ये Cl होगा, सोडियम होगा तो ये Na होगा। आप समझ रहे? तो X उस एटम का नाम हो गया, सिंबल हो गया। नीचे यहां छोटा सा एक सबस्क्रिप्ट होता है जिसको हम लोग Z बोलेंगे। Z क्या है? एटॉमिक नंबर, और ऊपर बच्चे मास नंबर होता है A। ठीक है, सो यहां पे Z एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होगा? बहुत बेसिक है लेकिन जरूरी है। एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स हैं किसी भी एटम में, और वो उनकी संख्या को बताता है Z। Z इज एटॉमिक नंबर। ये आइडेंटिटी ऑफ द एटम बता रहा है। ठीक है बेटा, और A क्या है बच्चे? यहां पे A है मास नंबर। याद रखिएगा, ये मास नहीं है बल्कि मास नंबर है। मास नंबर हमेशा एक होल नंबर, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऊपर वाला जो नंबर A मैंने लिखा है वो मास नहीं है, एटॉमिक मास नहीं है। वो अलग बात है कि कुछ केसेस में उसकी वैल्यू एटॉमिक मास के बराबर हो जाती है AMU में, है ना, लेकिन वहां थोड़ा डिफरेंस है, वो डेसिमल में भी हो सकता है। तो ये एटॉमिक मास नहीं बल्कि मास नंबर। मास नंबर क्या होता है बेटा? ये होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम है, क्या है? A। ठीक है, अच्छा, कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, जैसे आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सो दोनों एक ही चीज है, पर मैं लेफ्ट वाले को ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन मानता हूं। कई जगह ऐसा भी लिखा होता है, कई जगह ऐसा भी लिखा होता है, पर मुझे ये वाला ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन फील होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको चार्ज बताना हो तो आपके पास जगह है और आप बता सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपको शायद समझ में आ जाएगा। सपोज मैं आपसे बोलूं 11Na23, है ना, 11Na23, है ना, सोडियम है बेटा। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ है 11, है। तो 11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सोडियम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो कितने प्रोटॉन्स है बेटा? 11 प्रोटॉन्स है। और 23 क्या है बच्चे? 23 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स।
सो प्रोटॉन्स तो पहले से ही 11 है, इसका मतलब 23 माइनस 11 कर दूं तो मुझे न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो यहां पे अगर मुझे प्रोटॉन्स की संख्या बतानी हो तो प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चे, 11 है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कैसे बताते हैं, न्यूट्रॉन्स ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर है ना, a माइनस जेड होता है, a माइनस जेड, ऊपर वाले नंबर से ये वाला नंबर माइनस करोगे ना तो आ जाएगा। सो 23 माइनस 11 बहुत बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है 12। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज द स्पीशीज हैज नो चार्ज, इस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अगर चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अगर चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स 11 है तो ऑब्वियसली कोई चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे बच्चे, 11 होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने क्यों ऐसा बोला कि ये रिप्रेजेंटेशन मुझे ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि अगर मुझे मान लो इस पे चार्ज रिप्रेजेंट करना हो, सपोज मैं आपसे बोलता हूं मैं इस पे +1 का चार्ज बता देता हूं, है ना। अब ये रिप्रेजेंटेशन में अब बताओ अब क्या दिक्कत, अब यहां चेंज क्या होगा बताओ, चेंज क्या होने वाला है, चेंज क्या होगा बेटा, चेंज क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स +1 का मतलब है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, इसलिए अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के मुकाबले ज्यादा हो गए, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 10, है ना, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। इस रिप्रेजेंटेशन में, मतलब इस वाले रिप्रेजेंटेशन में आप चार्ज को बहुत इजीली यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, अगर इस पे अगर हमें चार्ज को रिप्रेजेंट करना होता, सुनो देखो क्या होता, 11 Na 23, और अगर मुझे चार्ज रिप्रेजेंट करना हो तो फिर मैं अगर यहां पे +1 लिखूंगा तो कोई जो मैथ्स में अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं वो कहेंगे 23 + 1 सर 24 हो गया, 11 Na 24 हो गया। इसलिए मैंने आपसे बोला कि ये वाला रिप्रेजेंटेशन बेटर है, क्योंकि इसमें आप चार्ज को बहुत कन्वीनियंटली रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, बिना किसी कंफ्यूजन के। पर चलेगा दोनों, है ना। ये चीज आपको समझनी होगी कि एक्चुअली ये +1 चार्ज है, 23 इधर होगा तो फिर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, तो अब इन्हीं रिप्रेजेंटेशन से जुड़ी हुई कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम लोग आइसो टर्म्स बोलते हैं, आपने नाम सुन रखे होंगे, आइसोटोप्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोटोन्स हैं, आइसोडायफर्स हैं। तो उनके बारे में थोड़ा जल्दी जल्दी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो सम आइसो टर्म्स, है ना, इस चीज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताना, जल्दी जल्दी बताना कि उसमें कितने प्रोटॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है, ठीक है बेटा। सो दिस इज O8O18 -2, 8O18 -2, जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से मुझे ये बताइए कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं। फटाफट टाइप करो बेटा, फटाफट टाइप करो। थर्मोडायनेमिक्स पूरा हो जाएगा बेटा, थर्मोडायनेमिक्स पूरा हो जाएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगी, थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा। अगले वीक से फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे क्लास की, ठीक है। जल्दी से इसमें बताओ प्रोटॉन्स कितने, इलेक्ट्रॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स कितने। पहले प्रोटॉन्स, नीचे वाला नंबर हमेशा प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो नीचे वाला नंबर है 8, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो जो चार्ज ऊपर लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रहने वाली एंटिटीज का चार्ज से कोई भी लेना देना नहीं है। जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के हटने या आने के कारण होगा। एटम से इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज होगा। तो यहां पे चार्ज के लिए आपको कुछ भी नहीं देखना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑलवेज A - Z, so that is 18 - 8 which is 10, and number of electrons, देखो -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। अगर न्यूट्रल होता तो 8 इलेक्ट्रॉन होते, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब दिस इज 8 + 2 which is 10, है ना, बहुत बेसिक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। चले आगे आइसो वाले टर्म्स पे चलते हैं। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स याद रखिएगा, अगर आपको फॉर्मूला ही लिखना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज A - Z। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा था कि फ्रैक्शन नहीं, मतलब ये मास नहीं होना चाहिए, मास नंबर क्यों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा वो ऑब्वियसली एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, नंबर, है ना, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो अगर कहीं पे, जैसे कई बार बच्चे इस चीज को पढ़ाते समय एक चीज बोलते हैं कि सर आप कहीं कहीं हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है कि ऊपर यहां ऐसे लिखा होता है सर,
ये लिखा है सर, है ना। बच्चे मुझसे पूछते हैं जब ये मैं पढ़ाता हूं कि सर पीरियोडिक टेबल हमने देखी, पीरियोडिक टेबल में ऐसे लिखा हुआ, या पीरियोडिक टेबल हमने देखी है और पीरियोडिक टेबल में हमें ऐसा दिख रहा है सर 4.00001, इस तरह सा कुछ। तो जो भी ये जैसे ये डेसिमल या फ्रैक्शन में जो भी दिख रहा है बेटा, ये मास नंबर नहीं है, ये एटॉमिक मास है, और एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस है, ठीक है। तो मास नंबर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है। ऑब्वियसली मास नंबर 35.5 नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही मास नंबर 4.001 नहीं हो सकता है, तो वो एक हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आपको डिफरेंस समझना है मास नंबर और एटॉमिक मास के बीच में। एटॉमिक मास एग्जैक्टली क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं ना, मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके। चलो आगे चलते हैं, कुछ आइसोटर्म्स है बेटा, तो उन आइसोटर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले आइसोटोप है, आपको मालूम है आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, एलिमेंट सेम होना चाहिए, लेकिन उन एटम्स में आप क्या अलग पाओगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। मतलब क्या होगा, क्या एटॉमिक नंबर सेम होगा। जब मैंने बोला एलिमेंट सेम होगा तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर सेम होगा, क्योंकि एलिमेंट की जो पहचान है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें बताते हैं कि एलिमेंट कौन सा होगा। तो एलिमेंट सेम है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन मास नंबर अलग है, मास नंबर अलग है मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होंगे। So atoms of a given element, this is important, atoms of a given element which have same atomic number but different mass number are called isotopes। और बहुत फेमस एग्जांपल है बेटा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, 1H1, 1H2 एंड 1H3, राइट। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अब इन आइसोटोप से अगर आप प्रोटॉन देखो, ये प्रोटियम है, इसको बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन, है ना। ये हाइड्रोजन है नॉर्मल हाइड्रोजन, इसको प्रोटियम बोल सकते हैं। ये ड्यूटेरियम है, इसको डी भी बोलते हैं बेटा, इसका नाम कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको ट्रीटियम भी बोलते हैं, ट्रीटियम। तो मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, ये बहुत कॉमन है, आपको आता होगा। ये प्रोटियम है, नॉर्मल हाइड्रोजन है। ये हैवी हाइड्रोजन है जिसको ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, और ये रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है जिसको ट्रीटियम भी बोलते हैं। दिस इज हैवी हाइड्रोजन जिसको ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, एंड दिस इज ट्रीटियम, ये रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। क्या अनस्टेबल होता है, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो ठीक है, तो ये एक ऐसा हाइड्रोजन का एटम है जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। अच्छा, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, चलिए इसमें प्रोटॉन एक है, इसमें भी प्रोटॉन एक है, इसमें भी प्रोटॉन एक है। इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रल है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 1 - 1 0, 2 - 1 1, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3 - 1 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आप क्या देखते हो बेटा कि आइसोटोप्स में क्या चीज अलग होती है, आइसोटोप्स में क्या चीज अलग है, इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन्स भी सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हैं। सो आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, सो दिस यू शुड रिमेंबर that isotopes differ in number of neutrons, electrons और protons सेम होते हैं। ठीक है, ये देखो एकदम लास्ट वाला, ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाला है ना नंबर, ये चीज डिफरेंट है। सो दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे आंसर करिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं आइसोटोप्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं या डिफरेंट होती है, या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, या फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आइसोटोप्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, डिफरेंट है, या फिजिकल सेम होती है, केमिकल डिफरेंट होती है, या केमिकल सेम होती है, फिजिकल डिफरेंट होती है। आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। बेटा जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होती हैं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड होती हैं। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है केमिकल रिएक्शन से, किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम एक ही तरह से बिहेव करने की टेंडेंसी रखेंगे लार्जली। ठीक है, इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी से, क्यों, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पे, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन पे, और इलेक्ट्रॉन्स पे। आप बोल सकते हो मोटा मोटे की इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी आप देखो, मास इज वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मास हैज बिकम डिफरेंट। ये तीनों के एटम्स के मास डिफरेंट है, तो इस कारण से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। लिख लीजिएगा बेटा, लिख लीजिएगा, आइसोटोप्स हैव
different physical properties, different physical properties, different physical properties, but same chemical properties। हालांकि अगर बहुत डेप्थ में जाए ना तो ये जो लास्ट में मैंने लिखा ना सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ लोग इसमें भी अड़ सकते हैं, लेकिन बहुत हायर लेवल पे, पर हम लोग इस लेवल पे, ओलंपियाड के लेवल पे, इवन जेई के लेवल पे हम ये मान के चलेंगे कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। हालांकि कुछ जगहों पे मतलब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी जानता हूं जहां पे हाइड्रोजन का बिहेवियर ड्यूटेरियम से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन उन अगर जगहों को छोड़ दें, उन एक्सेप्शंस के या उन जगहों को छोड़ दें, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है। लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आता है कि क्या सेम रहता है, तो आप बोलोगे केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, आइसोटोप्स हैं, इनका ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है, या इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्रीटियम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रीटियम है ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव वो स्पीशीज होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। अच्छा, न्यूक्लियस क्यों अनस्टेबल होता है उसकी भी तमाम थ्योरीज हैं। रेडियो एक्टिविटी चैप्टर है, उसमें हम आपको बताएंगे कि कोई भी न्यूक्लियस किन हालात में अनस्टेबल हो सकता है। तो एक्चुअली न्यूक्लियस के बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं मालूम, क्योंकि उसका जो डायमेंशन है 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है न्यूक्लियस, तो हम उसको देख तो सकते नहीं है। और उस लेवल पे, उस स्केल पे, मतलब वो जो 10⁻15 मीटर की स्केल है, उस पर बहुत ज्यादा हम कुछ डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, है ना, इम्पॉसिबल है। सो देयर आर थ्योरीज ओनली, बहुत सारी थ्योरीज हैं। थ्योरी आप समझते हो, किसी ने देखा तो है नहीं, तो ये ऐसा हो रहा होगा, इसलिए ऐसा होता होगा, ऐसा हो। सो देयर आर थ्योरीज, है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरीज हैं। उन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में। ठीक है, अभी तो बस आप ये याद रखना कि ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, चल आगे बढ़ते। तो ये आइसोटोप हो गया। अब आइसोबार्स आ गए। तो आइसोबार क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है तो यहां पे ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, है ना। अगर मैंने लिख दिया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर अलग तो होगा ही, क्योंकि एलिमेंट बदलते ही एटॉमिक नंबर बदल जाता है। ये जानकारी है आपको। एटॉमिक नंबर एक्चुअली एलिमेंट की आइडेंटिटी को डिनोट करता है। एटॉमिक नंबर एलिमेंट की आइडेंटिटी को डिनोट करता है, और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने लिख दिया तो ऑब्वियसली एलिमेंट डिफरेंट, तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, लेकिन मास नंबर सेम। जैसे देखो कहां गया, जैसे देखो 18 AR 39, ठीक है, ये आर्गन है, आर्गन 19 K 39। जरा इनको बारे में देखो, ये आर्गन है, ये पोटेशियम है। ऑब्वियसली एलिमेंट अलग अलग है, एलिमेंट अलग अलग है, लेकिन जरा गौर करो, इनमें मास नंबर 39 मास नंबर सेम है, लेकिन नीचे वाला नंबर देखो, एक जगह 18 है बेटा, एक जगह 19 है, एक जगह 18 है, एक जगह 19 है, मतलब एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं। तो ये आइसोबार्स है। ये क्या है, आइसोबार्स है। ठीक है, ये आइसोबार्स है। इनमें प्रोटॉन्स 18, प्रोटॉन 19, इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज नहीं 18, इलेक्ट्रॉन 19, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 39 माइनस 18 कितना हो जाएगा बेटा, 21 होगा ना, 21। और यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20। तो आप देख रहे हो यहां पे कुछ भी इस तरह की चीजें सिमिलर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आइसोबार्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या सेम है, क्या डिफरेंट है, क्या आप बता पाओगे? जल्दी से टाइप करो बेटा, जल्दी से टाइप करो, मुझे बताओ आइसोबार्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होती है और कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में कौन सी सेम है और कौन सी डिफरेंट है? आइसोबार्स के लिए दोनों ही डिफरेंट होंगे। बहुत सिंपल है बेटा। आप कैसे बोल सकते हो कि आर्गन और पोटेशियम की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी? मास इज ओनली वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, मास इज ओनली वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि इनका मास नंबर सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टी सारी सेम हो जाएंगी, ये तो सही नहीं है। आर्गन गैस होती है, पोटेशियम सॉलिड होता है। आर्गन गैस है, पोटेशियम सॉलिड है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बेटा ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं, ये दो अलग अलग एलिमेंट है, और दो अलग अलग एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे सेम हो सकती हैं? एंड ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसे सेम हो सकती हैं, क्योंकि अलग ही एलिमेंट्स हैं। तो अगर जैसे ही डिफरेंट एलिमेंट्स आ गया है ना, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही डिफरेंट होंगी। इसमें अब आगे से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
So isobars have both physical and chemical properties different. ठीक है, दोनों ही डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट, राइट? क्योंकि एलिमेंट्स ही अलग अलग होगा ना, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे अलग होंगी आप खुद ही समझो। आर्गन और पोटेशियम में जमीन आसमान का अंतर होगा। आर्गन जैसा मैंने बोला आपको नॉर्मल कंडीशंस में गैस होती है, पोटेशियम एक सॉलिड होता है, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, आर्गन इनर्ट गैस है, तो फिजिकल भी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है। ठीक है, चलिए आइसोबार हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, या सॉरी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइसोन्यूट्रॉनिक। इनको आइसोन्यूट्रॉनिक बोलते भी हैं। आइसोन्यूट्रॉनिक का मतलब है हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए, मतलब एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होने चाहिए, लेकिन उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। तो क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? a माइनस जेड से। सो द वैल्यू ऑफ a माइनस जेड शुड बी सेम, है ना, शुड बी सेम। एग्जाम्पल देखो, जैसे बेटा, जैसे अभी ट्रीटियम का एग्जाम्पल लिया था मैंने, है ना, ये ट्रीटियम था, हाइड्रोजन का बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, जो कि रेडियो एक्टिव होता है, 1H3, ये ट्रीटियम है। और एक एटम ले लेते हैं 2He4, हीलियम है बेटा, हीलियम है। जरा यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज a माइनस जेड, सो 3 माइनस 1 विच इज 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 4 माइनस 2 विच इज 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, देखो दोनों जगह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम हो गए तो हम ये बोल सकते हैं कि आइसोटोन्स हैं एक दूसरे के। क्या है बेटा? आइसोटोन्स हैं। क्या है बच्चे? आइसोटोन्स हैं ये एक दूसरे के। सो 1H3 एंड 2He4 आर आइसोटोन्स। फिर से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? ऑब्वियसली एलिमेंट्स ही अलग अलग हैं, तो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट। अब वो मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि जैसे ही एलिमेंट्स अलग अलग हो जाए तो फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों अलग हो जाएंगी। ठीक है, यहां पे भी, क्योंकि ये हीलियम है, ये हाइड्रोजन है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों अलग हैं, बस एक चीज में संयोग है, संयोग आप बोल सकते हो, कोइंसिडेंस है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो जो भी एटम्स याद रखना, जितनी भी, जहां जो भी एटम्स में आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम मिल जाए, मतलब a माइनस जेड की वैल्यू सेम मिल जाए, तो उनको आप क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? उनको आप समझेंगे कि वो आइसोटोन्स हैं, वो आइसोन्यूट्रॉनिक है। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सो चलो आगे बढ़ते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इसमें बहुत बवाल होता रहता है समय समय पे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक एग्जैक्टली क्या है। अगर मैं स्टैंडर्ड जो काफी अच्छी, मतलब जिन टेक्स्ट बुक्स को हम लोग ओलंपियाड्स में फॉलो करते हैं, उन टेक्स्ट बुक्स की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड ऑथर्स की, है ना, तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। सीधी सी बात है, वो ये बोलते हैं ऐसी स्पीशीज में एटम्स भी आ गए। ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी तक जो पीछे सारी बातें हो रही थी ना, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स, ये सब क्या थे? एटम्स के लिए बात हो रही थी, एटम्स के लिए, लेकिन यहां स्पीशीज के लिए। तो ऐसी स्पीशीज में एटम्स भी आ गए, मॉलिक्यूल्स भी आ गए, आयंस भी आ गए। ठीक है, तो वो सब एटम्स भी, मॉलिक्यूल्स भी स्पीशीज में सबको काउंट हो रहा है, आयंस भी काउंट हो रहे हैं। तो ऐसी स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स होता है, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्या? ऐसी स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये देखो, स्पीशीज में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन सब आ गए, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन हुआ क्या? अब मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 2013 या 14 में जेई मेन का पेपर था। जेई मेन को पहले AIEEE बोलते थे, AIEEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना। जेई मेन्स का नाम पहले ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ करता था, AIEEE। ठीक है, EEE। तो उस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया जिसमें यह पूछा गया था कि किस ऑप्शन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज प्रेजेंट है, किस ऑप्शन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज प्रेजेंट है। अब उनमें एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स सेम मिल रहे थे, किसी भी ऑप्शन,
कुछ बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिया। कुछ बच्चों ने क्या किया कि एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो सेम नहीं मिल रहे थे, लेकिन हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम मिल रहे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऑप्शन में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सेम मिले। तो जेई मेंस में मतलब AIEEE ने उस साल उस क्वेश्चन को उन्होंने बोनस नहीं किया, बच्चे माथा पीट पीट के थक गए। उन्होंने वो ऑप्शन दिया जिसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम था। लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इसीलिए बेटा ये वाला जो स्टेटमेंट है, nowadays this concept is extended to consider same valence shell electrons also, ये चीज मैं आपसे तभी बोलूंगा जब आपको कोई ऐसा ऑप्शन ना मिले। अगर आप ऐसी स्थिति में फंस जाएं जेई मेन टाइप के एग्जाम में, है ना, नीट के एग्जाम में, जहां कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन हां एक ऐसा ऑप्शन जरूर है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो प्लीज क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, क्योंकि बहुत ह्यूज लॉस होता है 4 नंबर का। अगर क्वेश्चन गया 4 नंबर अगर आपके गए, हाँ है ना, आप बोल सकते हो कि कॉन्सेप्चुअली आप करेक्ट हो, लेकिन अगर कोई आगे जो सामने क्वेश्चन बना रहा है, जो चेक कर रहा है, वो मान ही नहीं रहा है, वो कह रहा है कि नहीं हमें सबसे बड़े विद्वान है और हम ये बोल दिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, उन्हीं को आंसर मानेंगे, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, है ना। तो 4 नंबर का लॉस बहुत ह्यूज लॉस है। तो ये जो नोट में नीचे लिखी हुई चीज है, ये तभी अप्लाई करिएगा जब ऊपर वाला कोई ऑप्शन ना मिले, जब टोटल इलेक्ट्रॉन्स ना मिले, तो फिर आप नीचे आइएगा। क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ठीक है, क्वेश्चन छोड़ के मत आना अगर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तब। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हम ये पहले ये वाली चीजें कभी लिखते ही नहीं थे, कभी जरूरत नहीं पड़ी है नोट लिखने की, लेकिन वो 2013 या 14 मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, उसके बाद से ये लिखना पड़ा, बच्चों को बोलना पड़ा कि बच्चों अगर ऐसी स्थिति में फंस जाओ तो प्लीज सवाल छोड़ के मत आना, क्योंकि बहुत ह्यूज लॉस होगा, है ना। तो इसलिए एक जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब इसमें दिक्कत है बेटा, इसमें दिक्कत मैं आपको बताता हूं क्या दिक्कत है। चलो इस पे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या प्रॉब्लम क्या है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, है ना। सपोज मैं आपको बोलूं, लेट्स से मेरे पास SO4 -2 PO4 -3। चलो जरा मुझे आपसे जानना है कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, मुझे आपसे जानना है कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। प्लीज मुझे कंफर्म करके बताओ कि क्या ये सल्फेट और फॉस्फेट आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं कि नहीं है। चलिए कंफर्म करते हैं ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमें काउंट करने, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमें काउंट करने, चलिए काउंट करते हैं। सल्फर में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 16, कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो 16 इलेक्ट्रॉन सल्फर में हो गए। अच्छा एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 ऑक्सीजन में कितने हो गए? 32, है ना। 8 × 4, तो यहां पे 8 × 4, ये तो हो गए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 50, ठीक है। सल्फेट में कितनी हो गई? 50। चलो यहां इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं फॉस्फेट में। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो फॉस्फोरस में भी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 15। 4 ऑक्सीजन फिर से आ गया, तो 8 × 4, और 3 इलेक्ट्रॉन इस बार एक्स्ट्रा है, तो +3। यहां पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 50। तो क्या हम सल्फेट और फॉस्फेट को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल बोल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये, है ना, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सल्फेट और फॉस्फेट दोनों में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बेटा 50 और 50 है, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब जरा ये वाली डेफिनेशन देखो, ये जो उस साल जेई मेंस में AIEEE में आया। आपको ग्रुप का तो आइडिया होगा, जैसे ग्रुप 1 लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम की बात करूं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लिथियम सोडियम और पोटेशियम आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? क्या इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है? टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिथियम में होते हैं 3, सोडियम में होते हैं 11 और पोटेशियम में होते हैं 19। ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली टोटल इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है फ्रॉम द वेरी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही सेम नहीं है। लेकिन ये जो जेई मेन ने करामात की, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन उन्होंने सही कर दिया था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स।
अब ये सभी ग्रुप 1 एल्कली मेटल के आप बोल सकते हो मेंबर्स हैं। इनमें आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, सो 1 हियर ऑल्सो, 1 हियर ऑल्सो, 1 हियर ऑल्सो एंड 1 हियर ऑल्सो। देखो 1 1 और 1। तो अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन से जाएं तो ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब लिथियम सोडियम पोटेशियम को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो मेरा कहना है कि नहीं बोलेंगे। लेकिन हां, अगर कहीं ऐसा फंस गए आप जहां कोई ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो फिर आप वही ऑप्शन टिक करके आना, क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। ये चीजें जेई मेन में दोबारा हो सकती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं जो लोग जेई मेन का पेपर देंगे, ओलंपियाड्स में तो ये गलती नहीं होगी और एडवांस में भी ये गलती नहीं होगी, इतना तो मुझे श्योरिटी है। हाँ, जेई मेन और नीट में हो सकती है, तो उन जगहों पे कंपटीशन भी बहुत फियर्स होता है, बहुत फियर्स होता है। एक एक नंबर पे बहुत सारे हजारों बच्चे पाइल्ड अप होते हैं, 4 नंबर का नुकसान या 3 नंबर का नुकसान बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए प्लीज वहां पे बहुत केयरफुल रहिएगा, ठीक है बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहां पे थोड़ा केयरफुल रहना है। और मैं आपसे बोलूं, अगर इन सभी आइसो टर्म्स में सबसे ज्यादा कुछ पूछा जाता तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही पूछा जाता, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कि आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज, चलो पीछे आ जाते हैं। आइसो न्यूट्रॉनिक जहां मैंने पढ़ाया था, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज मतलब इन स्पीशीज के न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर क्या सेम होगा? तो ऑब्वियसली नहीं होगा। यदि एटम्स अलग हो गए तो उनके न्यूक्लियस का साइज भी अलग होगा। अब रोनित, आप रिकॉल करो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर, जहां पे मैंने रदरफोर्ड का एक फॉर्मूला बताया था न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर बताने के लिए। न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वाज गिवन बाय आर नॉट ए टू द पावर 1/3। अब आप रिकॉल करो कितने बच्चों को याद है ये न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला? ये न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला रदरफोर्ड ने दिया था अपने एक्सपेरिमेंट से, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके, ठीक है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि लगभग ये फॉर्मूला वैलिड है। ये जो ऊपर वाला नंबर है मास नंबर है। अब आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज, ये दोनों आइसो न्यूट्रॉनिक है। एक जगह मास नंबर है 3, एक जगह मास नंबर है 4। एक जगह है 3, एक जगह है 4। आप बताओ क्या रेडियस सेम आएगा? रोहित, मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा। क्या रेडियस सेम आएगा? आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज के न्यूक्लियस का रेडियस सेम आएगा क्या? ये न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला था, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। रोनित, आंसर मिला आपको कि नहीं? ये कांस्टेंट है ना, और ये मास नंबर है, ये मास नंबर है बेटा। क्या आपको आंसर मिल गया? चलो ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स ऐसे स्पीशीज हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ एटम्स भी होने चाहिए। सो स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स मतलब वो स्पीशीज जिसमें एटम्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दोनों सेम हो, दोनों साथ साथ सेम होनी चाहिए, तभी उनको आइसोस्टर्स बोलोगे। तो इनके बारे में शायद आपको ना पता हो ज्यादा, तो इनका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे देखो CO2 NO2, चलो देखते हैं कि CO2 और NO2 आइसोस्टर्स हैं या नहीं है। आइसोस्टर्स हैं या नहीं है? चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N2O है यार, एक मिनट, CO2 और N2O। चलो चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं। सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। इलेक्ट्रॉन्स बताओ, इलेक्ट्रॉन्स यहां कितने? कार्बन में कितने होते हैं? 6। 2 ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 + 8 16। तो 2 ऑक्सीजन में 16 और कार्बन में 6, तो 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन्स। 22 इलेक्ट्रॉन्स। यहां जरा एक नाइट्रोजन में कितना होता है? 7, सो 7 × 14 और 8 ऑक्सीजन के, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे भी कितने हो गए? 22। जरा जल्दी से काउंट कर लो, आप बताओ ये मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं? फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 22 हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 22 हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 22 है, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज और इंश्योर करनी है कि नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होने चाहिए। एटम्स, ठीक है, यहां एटम्स बताओ, एटम्स बताओ। 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन का 3 एटम। यहां एटम्स बताओ, यहां पे भी 3 एटम।
ठीक है, एटम्स भी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, इसका मतलब ये आइसोस्टर्स हैं, ये आइसोस्टर्स हैं, ठीक है, ये आइसोस्टर्स है। तो यदि एटम्स भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो तो ये आइसोस्टर्स है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, तो क्या जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं वो सब आइसोस्टर्स होंगे? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर मैं ये बोलता हूं कि सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आइसोस्टर्स होंगे तो ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत? आप जल्दी से टाइप करके बताओ। जितने भी, मेरा सवाल सुनना, जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं वो सभी आइसोस्टर्स होंगे, क्या ये सही है या गलत है? क्या ये सही है या गलत है? जल्दी से बताओ। ओके, सो वेरी गुड, द आंसर इज क्लियरली नो, द आंसर इज क्लियरली नो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ इलेक्ट्रॉन सेम होना जरूरी है, एटम सेम हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। तो अब मेरा दूसरा सवाल है कि ऑल आइसोस्टेरिक स्पीशीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी आइसोस्टेरिक स्पीशीज होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल 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 सेम है, ठीक है। तो रिवर्स याद रखना, सभी आइसोस्टर्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होंगे, लेकिन सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, यहां पे स्पीशीज है बेटा, तो स्पीशीज में एटम्स भी आ गए, मॉलिक्यूल्स भी आ गए, आयंस भी आ गए। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल लो, चलो पोटेशियम फ्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड चलो जरा ये बताओ ये आइसोस्टर्स हैं कि नहीं है? मुझे आपसे जानना है कि ये आइसोस्टर्स हैं कि नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ। पोटेशियम फ्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड, क्या ये आइसोस्टर्स हैं? चलो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। पोटेशियम 19, फ्लोरीन 9, 19 प्लस 9 28, कैल्शियम 20, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 8, 20 प्लस 8, सो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स 28 है। एटम्स, कुछ महान बच्चे जरूर होते हैं जो एटम्स काउंट करने में गलती करते हैं। एटम्स यहां कितने हैं? पोटेशियम है, फ्लोरीन है, बच्चे बोलते हैं सर 2 एटम है। यहां बोलते हैं बच्चे 3 एटम है सर, एक सी है, एक ए है, एक ओ है। ऐसा मैंने देखा है बच्चों को बोलते हुए। सी है लेकिन एक ही एटम है, ध्यान रखना बेटा। तो यहां पे एक कैल्शियम का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, 2 ही एटम है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, एटम्स भी सेम है, तो ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? आइसोस्टर्स हो गए। क्या हो गए बेटा? आइसोस्टर्स हो गए। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गए? आइसोस्टर्स हो गए। एक और क्वेश्चन है आपसे, एक और क्वेश्चन है आपसे, ये बताओ CO2 और NO2 पॉजिटिव, CO2 और NO2 पॉजिटिव, क्या ये आइसोस्टर्स हैं? मुझे आपसे जानना है आंसर। CO2 और NO2 पॉजिटिव, क्या ये आइसोस्टर्स है? तो इससे तो दिक्कत नहीं है कि एक तो न्यूट्रल स्पीशीज है और एक आयन है, इसमें कोई कंफ्यूजन? कुछ बच्चे शायद इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि सर एक तो न्यूट्रल है, एक आयन है, कैटायनिक स्पीशीज है। तो यहां पे लिखा है स्पीशीज, तो स्पीशीज का मतलब कुछ भी हो सकता है बेटा, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस, आप किसी को किसी से कंपेयर कर सकते हो, कोई फाइट नहीं है, कोई फाइट नहीं है, ठीक है। तो यहां अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं तो कार्बन में 6 हो गए और 2 ऑक्सीजन में कितने हो गए? 8, तो 8 8 16, 16 6 22, और यहां पे भी 22 ही आएंगे बेटा, 22 आएंगे। क्यों? क्योंकि +1 के कारण क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन आपको कम करना पड़ेगा, टोटल +1 के बाद 22 इलेक्ट्रॉन है। और एटम्स भी दोनों में 3 ही है, एटम्स भी यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, तो ये दोनों क्या है? आइसोस्टेरिक स्पीशीज हैं, ये दोनों आइसोस्टर्स है, ठीक है। चल, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सभी आइसोस्टर्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, लेकिन सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं। चले आगे बढ़े, चलो ठीक है। एक और आइसो टर्म है और वो आइसो डायफर्स है, ये भी एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी में आता है। आइसो डायफर्स क्या होते हैं? ऐसे स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जो n-p का डिफरेंस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस है, वो सेम आता है। अभी थोड़ा अजीब सी चीज है, तो स्पीशीज में यहां पे नहीं लिखूंगा, स्पीशीज में यहां पे काट रहा हूं, मैं यहां लिखूंगा एटम्स, ठीक है। एटम्स हैविंग सेम डिफरेंस, प्लीज उसको आप भी काट लीजिएगा ध्यान से, है ना, वो गलती से लिख गया, स्पीशीज नहीं होना चाहिए वहां पे, एटम्स होना चाहिए। एटम्स हैविंग सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इसका मतलब क्या है कि आइसोडायफर्स में क्या चीज सेम होनी चाहिए? शुड
should have same value of n minus p की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ये जो डिफरेंस है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो नंबर आएगा वो सेम होना चाहिए। या मैं ये बोल सकता हूं और should have same value of a minus 2z। कैसे a माइनस 2z? कैसे? मैंने बोला न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का नंबर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? a माइनस जेड से। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किससे होता है? z से। अगर आप n माइनस पी करोगे तो a माइनस जेड करोगे ना, तो a माइनस 2z आएगा, a माइनस 2z। तो a माइनस 2z की वैल्यू अगर एटम्स में सेम है तो वो क्या होंगे? आइसोडाइफर्स। और ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, रेडियो एक्टिविटी, आप शायद अल्फा पार्टिकल डीके पढ़ते हो। अल्फा पार्टिकल डीके जब होता है तो जो भी रिजल्टिंग न्यूक्लियस या रिजल्टिंग एटम बनता है, दैट इज एन आइसोडाइफर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। क्या मैंने बोला? जब भी अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है तो जो रिजल्टिंग एटम बनता है, जिसको हम लोग डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं, डॉटर, तो वो हमेशा आइसोडाइफर होता है पेरेंट का। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, आप जरा ये इंश्योर करो कि, पहले एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 92 यूरेनियम 238, ठीक है, 92 यूरेनियम 238, ये यूरेनियम का एक एटम है। इसने एक अल्फा पार्टिकल को एमिट किया, तो 90 थोरियम 234 बना। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों एटम्स आइसोडाइफर्स हैं या नहीं है? आइसोडाइफर्स हैं या नहीं है? मतलब आपको क्या इंश्योर करना है? a माइनस 2z की वैल्यू या न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो वैल्यू है, a माइनस 2z का जो वैल्यू है, वही a माइनस 2z का वैल्यू यहां पे आ रहा है। a माइनस 2z की वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ। यहां a माइनस 2z की वैल्यू कितनी आ रही? a माइनस 2z की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? 238 माइनस ट्वाइस ऑफ 92 कितना आएगा बेटा? सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है? 54। ठीक है, तो ये वैल्यू 54 आ रही। जरा यहां a माइनस 2z करो, 234 माइनस ट्वाइस ऑफ 90, 54 आ रही होगी। यहां पे भी a माइनस 2z, यहां पे भी a माइनस 2z की वैल्यू सेम। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो दोनों जगह सेम है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो दोनों जगह सेम है। और जब दोनों जगह सेम है तो ये स्पीशीज क्या हो गई? आइसोडाइफर्स। क्या हो गई बेटा? आइसोडाइफर्स हो गए। ठीक है, ये आइसोडाइफर्स हो गई। और ये अल्फा पार्टिकल डीके के बाद बनता है। अब थोड़ा सा आइडिया शायद आपको हो, जब भी अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 यूनिट से घट जाता है। एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से घट जाता है। तो ये 92 है तो ये 90 हो गया। एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से घट गया। और जो मास नंबर है वो 4 यूनिट से घटता है। तो ये 238 था तो ये 234 हो गया, 238 था तो ये 234 हो गया। तो यही मैंने बोला था कि जब भी अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है तो ये मेरा पेरेंट न्यूक्लियस था, ये मेरा पेरेंट एटम है और ये मेरा डॉटर एटम है ना। क्योंकि यहां से निकलने के बाद एक्चुअली रिएक्शन कुछ ये हुई होगी, 92 यूरेनियम 238 इज इक्वल टू 90 थोरियम 234 प्लस अल्फा पार्टिकल, और कुछ नहीं बल्कि 2He4। दिस इज अल्फा पार्टिकल, है ना, ये अल्फा पार्टिकल होता है। मैंने चार्जेस नहीं लिखे हैं, चार्जेस की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अल्फा पार्टिकल। तो ये कुछ रिएक्शन हुई होगी, तो ये हमारा पेरेंट है और ये हमारा डॉटर है। जब भी अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है तो जो पेरेंट और डॉटर होते हैं वो एक दूसरे के आइसोडाइफर्स होते हैं। तो ये टर्म एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी में यूज होता है, लेकिन क्योंकि आइसो टर्म हम लोग सब एक साथ पढ़ रहे हैं तो इसको मैंने यहां पे इंक्लूड कर लिया था। तो आइसोडाइफर्स आप प्लीज याद रखिएगा। आइसोडाइफर्स का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, या आप सिंपली बोल सकते हो a माइनस 2z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये जितने भी आइसो टर्म्स थे हम लोगों ने कवर कर लिए। अब आ जाते हैं क्वांटम नंबर्स पे। क्वांटम नंबर्स पे जो क्वांटम नंबर्स एग्जैक्टली हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए, ठीक है, कि न्यूक्लियस कैसे अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होके वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इन्हीं पार्टिकल्स का एमिशन करता है। कभी अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा, कभी बीटा का होगा, कभी बीटा पॉजिटिव का होगा, है ना, जिसको आप पॉजिट्रॉन बोलते हो, कभी के कैप्चर होगा, तो कभी गामा एमिशन होगा। तो बहुत सारे एमिशंस होते हैं, वो पूरा एक अलग सेक्शन है, मेरे ख्याल से 4-5 घंटे लगते हैं उसको एक्सप्लेन करने में। पूरी एक थ्योरी है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी। तो रोनित यहां पे मैं उसको अवॉइड करूंगा, है ना, जब रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। अल्फा पार्टिकल के एमिशन के लिए ऑब्वियसली न्यूक्लियस हैवी होना चाहिए और n/p का रेशियो 1.56 या 1.57 जितना मुझे ध्यान है उससे ज्यादा होना चाहिए। ये सब चीजें हम लोग रेडियो एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे। अभी तो आप ये मान लो जितने भी हैवी न्यूक्लियस हैं, यूरेनियम के बाद वाले न्यूक्लियस, वो अल्फा एमिटर्स होते हैं, मतलब वो अल्फा पार्टिकल को एमिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटम नंबर्स। सो एग्जैक्टली क्वांटम नंबर्स हैं क्या? एक्चुअली क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम आप बोल सकते हो केमिस्ट्री में। सो क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स जो भी आप बोलो, तो वो प्रोबेबिलिस्टिक फिजिक्स होती है, प्रोबेबिलिस्टिक केमिस्ट्री होती है। और आज भी उसको हम लोग समझ ही रहे हैं कि एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स है। न्यूटोनियन फिजिक्स जैसा नहीं है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स प्रोबेबिलिस्टिक है और प्रोबेबिलिटी मतलब जब इसको आप पढ़ते हो तो आपको पहली बात तो बहुत समझ में नहीं आता है। इसमें हम लोग, जैसे मैंने बीटेक में भी एक सेमेस्टर क्वांटम फिजिक्स पढ़ा हुआ है, तो बहुत चीजें स्पष्ट नहीं होती। मतलब एक हमेशा मन में ये रहता है कि ये क्या चीज चल रही है, क्योंकि जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही ऐसा लगता है कि कुछ फील नहीं आती है ना। मतलब मुझे ये कहने का मतलब है कि फील नहीं हो रहा, और जब तक अपन को फील नहीं होता ना तब तक हम लोग उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो एग्जैक्टली फील नहीं होते हैं ये क्वांटम फिजिक्स। और सिर्फ ये मेरी समस्या नहीं कि मुझे फील नहीं होती है। क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री में जो लोग विद्वानतम से विद्वान लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये फील करने वाली चीज ही नहीं, ये मैथ्स है। कोई चीज मैथ से आ रही है तो वो सही होगी, ये मान के चला जाए। क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री एक्चुअल में मैथ से आती है, और ये बोला जाता है कि अगर मैथ से कोई चीज आ रही तो मैथ चूंकि गलत नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब जो चीज वहां से निकल के आ रही है वो भी गलत नहीं हो सकती। अब ये आपको फील नहीं हो रही है तो वो आपका प्रॉब्लम है। मैथ से तो ये चीज आ रही तो ये चीज होगी। तो क्वांटम नंबर्स एक्चुअली 4 नंबर्स हैं, हम लोग उस डेप्थ में तो नहीं जाएंगे। 4 नंबर्स हैं जो कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के बारे में, आपको किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टराइजेशन है, कैरेक्टराइजेशन का मतलब उसकी पोजीशन है, आप बोल सकते हो उसकी एनर्जी है, उसका सब चीज, अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको सब कुछ पता करना है तो ये 4 क्वांटम नंबर्स आपको बता सकते हैं। ये 4 क्वांटम नंबर्स आपको बता सकते हैं। तो क्वांटम नंबर्स का यूज क्या है? अभी फिलहाल क्या यूज है कि वो इलेक्ट्रॉन को हमें जानने में मदद करते हैं। किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो ये 4 क्वांटम नंबर्स डिसाइड करते हैं। एक तरह से उसका एड्रेस है, एक तरह से उसका एड्रेस है, ठीक है बेटा। 4 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज डिनोटेड बाय ml। अच्छा, एक चीज यहां पे 2 रिप्रेजेंटेशन है, एक यहां m है और एक ml है। एक्चुअली ये मोर करेक्ट है, दिस इज मोर करेक्ट, जो कि एनसीईआरटी में भी आजकल मिलता है, ठीक है बेटा, ml। लेकिन पुराना रिप्रेजेंटेशन m है तो हम लोग दोनों यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर, इसमें भी s या ms, एक्चुअली फिर से ये वाला मोर एक्यूरेट है और हम लोग ये स्मॉल s भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे 4 क्वांटम नंबर्स हो गए। पहले 3 श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन के दौरान मिलते हैं, और चौथा वाला क्वांटम नंबर एकदम इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है उसकी। मैं आपको बता दूं, अगर आप इन पे थोड़ा और पढ़ाई करोगे और कुछ अच्छी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो जो ओलंपियाड लेवल के, मतलब अगर आप एटकिंस पढ़ोगे या एंजल रीड पढ़ोगे या इवन फिजिक्स की कुछ स्टैंडर्ड ऑथर्स की टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे, तो ये जो चौथा वाला क्वांटम नंबर है ये आज भी डिबेटेबल है। मतलब बहुत से साइंटिस्ट अभी भी इसको क्या करते हैं, आप बोल सकते हो कि इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि ये चौथा क्वांटम नंबर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। लेकिन मजबूरन क्या है, उनको मानना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जब तक इसको नहीं मानते, इसको मानने से, चौथे क्वांटम नंबर के आने से कुछ चीजें जिनका आंसर हमको नहीं मिल रहा था उनका आंसर हमको मिलने लगा। तो आप बोल सकते हो ये एक मजबूरी का सौदा है, मजबूरी का सौदा है ये चौथा वाला क्वांटम नंबर। बहुत सारे साइंटिस्ट इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? उसके अलग अलग कारण हैं। एक्चुअली
जो मेन, जैसे मैं जहां से पढ़ता हूं तो उसमें क्लियरली ये है कि जब स्पिन क्वांटम नंबर को अगर हम इसका कॉन्सेप्ट वैलिड मान ले, इसके कॉन्सेप्ट से अगर हम इलेक्ट्रॉन की एंगुलर वेलोसिटी निकाले, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है ना, जैसे अर्थ स्पिन करती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है। अब स्पिनिंग जो एंगुलर वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड से कहीं ज्यादा आती है अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं तो। अब प्रॉब्लम यह है कि लाइट की स्पीड अल्टीमेट स्पीड है, ऐसा आइंस्टाइन का बोलना था, और उससे भी कहीं ज्यादा स्पीड इस क्वांटम नंबर को मानने से आती है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ये फंडामेंटली गलत है क्योंकि ऐसा असंभव है, ऐसा संभव नहीं। लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि आइंस्टीन ने ये जो स्पीड, अपर लिमिट स्पीड की बोली है, यही स्पीड अपर लिमिट होगी, इसको क्रॉस नहीं करेगा, इसकी भी क्या गारंटी है। बहुत लोग आइंस्टीन से भी इत्तेफाक नहीं रखते कि भाई इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जब ये स्पीड लिमिट तोड़ी जाएगी, है ना। कभी ना कभी वो लोग मानते हैं कि ये लिमिट भी लाइट की स्पीड से भी तेज हम लोग ट्रेवल कर पाएंगे, लेकिन अब इस डिबेट में हम लोग नहीं जाएंगे। तो हमें तो क्या करना है, हमें 4 क्वांटम नंबर समझने हैं। स्पिन क्वांटम नंबर भी एग्जिस्ट करता है। स्पिन क्वांटम नंबर सबसे बेटा लेट में आया था 1929 में, सबसे इसका लेट डिस्कवरी, आप बोल सकते हो इसका कॉन्सेप्ट सबसे लेट आया, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, इन चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। हर एक क्वांटम नंबर हमको क्या जानकारी देता है और इससे हम क्या क्या जरूरी चीजें इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हैं, ये हमको समझना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक है। चलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, उसके पहले ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या है। ऑर्बिटल, श्रोडिंगर इक्वेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट मैंने वहां बताया था। ऑर्बिटल सिंपली वो एटम का वो हिस्सा है, वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो व्हाट इज एन ऑर्बिटल? एन ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज दैट जोन, जोन आप बोल सकते हो स्पेस, है ना, जोन मतलब स्पेस, है ना, वेयर इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। तो ऑर्बिटल एटम के चारों तरफ वो रीजन्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। दीज ऑर्बिटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। मतलब अगर अब यहां पे क्वेश्चन पूछते हैं, और प्लीज ये ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन हैं, प्लीज इनको ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी इलेक्ट्रॉन को कैरेक्टराइज करने के लिए कितने क्वांटम नंबर्स चाहिए, किसी इलेक्ट्रॉन को कैरेक्टराइज करने के लिए कितने क्वांटम नंबर्स चाहिए, तो आप बोलोगे 4 क्वांटम नंबर्स, N, L, M और S, मतलब चारों क्वांटम नंबर्स चाहिए। लेकिन किसी ऑर्बिटल को कैरेक्टराइज करने के लिए कितने क्वांटम नंबर्स चाहिए, तो हमें 3 ही चाहिए। स्पिन क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के कैरेक्टराइजेशन से या ऑर्बिटल की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने में कोई रोल प्ले नहीं करता। स्पिन क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने में कोई रोल प्ले नहीं करता। हां, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने में रोल प्ले करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को कैरेक्टराइज करना है तो 4 क्वांटम नंबर्स, लेकिन हां किसी ऑर्बिटल को पूरी तरह से समझना है तो हमें चौथे स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत नहीं है, 3 क्वांटम नंबर से काम चल जाता है। और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन खूब बनता है बेटा, ये क्वेश्चन खूब बनता है कि ऑर्बिटल के कैरेक्टराइजेशन के लिए कितने क्वांटम नंबर चाहिए और इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टराइजेशन के लिए कितने क्वांटम नंबर चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। प्लीज दोनों जगह एक ही आंसर मत चिपका देना। दोनों जगह बहुत सारे बच्चे 4 ही चिपकाते हैं, ऑर्बिटल के लिए भी 4 बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए भी 4 बोलते हैं। प्लीज ये समझिएगा कि ऑर्बिटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स N, L एंड M। एक डिफरेंस और समझना, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस है ना। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोर ने दिया था, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स का, मतलब वो एक तरह से सर्कुलर पाथ है, तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आएगा। ऑर्बिटल एकदम अलग चीज है। ऑर्बिटल एक रीजन या स्पेस है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां मैक्सिमम होती है। अच्छा, नोड क्या होते हैं? नोड श्रोडिंगर इक्वेशन में पढ़ा था हम लोगों ने। नोड, नोडल प्लेन, नोडल सरफेसेस, वो पॉइंट्स या वो स्पेसेस हैं, वो रीजन्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो नोड, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये आगे टर्म्स आएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये सबसे पहला है ना। एन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। सो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले तो इसका आइडिया किसने दिया था, इसका कॉन्सेप्ट दिया किसने था? बोर ने, नील बोर ने दिया था। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट है वो नील बोर ने दिया था, और ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एन से। अब ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा,
ये सब इंफॉर्मेशन आपको गैदर करके रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। n से रिप्रेजेंट करते हैं, n की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, मतलब n की वैल्यू बेटा इस तरह से होती है ना, n1, ये सब पढ़ भी चुके हो आप, 1 2 3 4 5 6 अप टिल इनफाइनाइट। अच्छा, इनका शेल नोटेशन भी है, जैसे इसको के शेल बोलते हैं, इसको एल बोलेंगे, इसको एम बोलेंगे, इसको एन बोलेंगे, है ना, इस तरह से ओ बोलेंगे, पी बोलेंगे। इस पर डिस्कशन हो चुका है अपना जब बोर्ड थ्योरी पढ़ रहे थे। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर जेड के बाद क्या आएगा और के से ही क्यों स्टार्ट हुआ है। पहली बात तो अपने को जेड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म, इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म, इस पे डिस्कशन हो चुका है, काफी पुरानी वीडियो देखिएगा आप श्रोडिंगर इक्वेशन पे, सॉरी बोर्ड थ्योरी के जो वीडियोस हैं वो देखिएगा, क्योंकि आपको इनफाइनाइट एक्चुअली मैथमेटिकल है यहां पे, लेकिन लिटरली आपको इनफाइनाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इवन n इज इक्वल टू 10 इनफाइनाइट, n इज इक्वल टू 10 भी एटम के लिए इनफाइनाइट जैसा ही है, तो आपको z के आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन कि k से ही क्यों शुरुआत होती है, तो इसका कोई खास कारण नहीं मिलता है, कुछ बुक्स में जरूर एक ये जरूर मिलता है कि बोर्ड को हमेशा ये डाउट था कि जिसको आज वो पहला शेल बोल रहे हैं, हो सकता है कल को कोई व्यक्ति उसके अंदर भी कुछ शेल खोज ले। तो एक काम मैं करता हूं, अगर मैं ए से स्टार्ट करूंगा तो ए के पहले का अल्फाबेट अगर पहले कोई शेल खोजा गया तो नहीं मिलेगा, इसलिए कन्वीनियंटली एक बाद का अल्फाबेट चूज किया। ऐसा कुछ बुक्स में मिलता है, बोर्ड ने बताया नहीं मुझको, ना बोर्ड ने किसी, आप बोल सकते हो कि अब पता नहीं किसी को बताया है कि नहीं बताया है, लेकिन कहीं ऐसा मिलता नहीं। तो के से स्टार्ट होते हैं, इसको के शेल, एल एम सब कैपिटल बेटा, के एल एम एन ओ ये है ना। इट रिप्रेजेंट शेल नंबर, एनर्जी लेवल, उसको शेल बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं, ये सब चीजें बहुत बेसिक है। एनर्जी अब यही है, के एल एम एन ये सब यहां पे। इट इंडिकेट्स द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इंडिकेट्स का मतलब है जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ेगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको एज एन इंक्रीजेस डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना। एन की वैल्यू बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी भी बढ़ती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी तो उसकी एनर्जी और स्टेबिलिटी के बारे में आप मुझे बता दीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो उसकी एनर्जी का क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगा? एनर्जी क्या होगी बच्चे, इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी घटती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होता जाएगा, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि उसकी एनर्जी बढ़ेगी बच्चे, एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, और स्टेबिलिटी घटती है, स्टेबिलिटी घटती है, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस बट स्टेबिलिटी डिक्रीज। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर कम होता जाएगा जैसे जैसे वो दूर जाएगा, ठीक है। सो इट ऑल्सो डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहां पे सारी चीजें लिखी हुई है। हाँ, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल विच आर इक्वल टू n स्क्वायर एंड 2n स्क्वायर। ये सब फॉर्मूले हैं, ये हम लोग डिराइव भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इनका यूज क्या है अभी देखो आप। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले चल रहा हूं। जैसे बेटा, चलो मैं ऑर्बिट लिखता हूं, चलो ऑर्बिट या शेल नंबर, शेल, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अभी ये फील तब होगा जब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इसमें, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है, जिसको आप के शेल बोलते हो, के शेल बोलते हैं, n की वैल्यू 1 है, तो ये तो n स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, और ये 2n स्क्वायर है, ठीक है, 2n स्क्वायर। तो यहां के शेल के अंदर, फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे? 1 स्क्वायर, मतलब आपको एक ही मिलेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे? 2 इंटू 1 स्क्वायर, मतलब 2। एक चीज और मैं बात हूं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? आगे पॉलीज रूल आएगा, उससे ये डिटरमाइन होता है। लेकिन अभी के लिए जान लो
कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अगर n इज इक्वल टू 2 बोले, इसको बोलोगे L शेल, तो इसमें 2 स्क्वायर मतलब इसमें 4 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। मैक्सिमम है बेटा, मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल्स, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इंटू 4 स्क्वायर, 2 इंटू 4 स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 8, ठीक है। n इज इक्वल टू 3, KLM 3 स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली n इज इक्वल टू 4, n शेल, total number of orbitals maximum 16 and maximum electrons 2 into 4 square, so that is 32. Similarly n is equal to 5, O shell, KLMNO 5 square 25 and maximum electron 2 into 5 square, so that is 50। और ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हो। ध्यान रखें बेटा, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंड शेल में क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सेकेंड शेल में क्या 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सेकेंड शेल में क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्यों? मैक्सिमम 8, ध्यान रखना ये वर्ड मैक्सिमम बेटा, है ना, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। 6 8 से कम है तो 6 हो सकते हैं, 9 नहीं हो सकते। सेकेंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं, 9 नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही थर्ड शेल में बेटा 18 हो सकते हैं, 19 नहीं हो सकते। इनसे कम हो सकते हैं लेकिन इनसे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब ये थोड़ा सा और बेटर आपको विजुअलाइज होगा जैसे जैसे हम आगे के क्वांटम नंबर्स पे मूव करेंगे। जैसे ही आगे के क्वांटम नंबर्स पे मूव करेंगे तो ये चीजें कैसे होती है ना, ये सब आप खुद बनाने लगोगे। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अभी तो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, लेकिन ये फॉर्मूला आता कैसे ये भी आप खुद डिराइव कर सकते हो। मैं आपको बोलूंगा और हम लोग खुद डिराइव करेंगे क्लास में, ठीक है, हम लोग खुद डिराइव करेंगे, ठीक है। चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट अ शेल, ठीक है। सबशेल के बारे में हम लोग अब, चूंकि सबशेल में काफी ज्यादा चीजें बतानी है तो वो आज समय लेगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा परसों, ठीक है, परसों मतलब फ्राइडे को 4:30 PM पे। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग परसों बात करेंगे। और परसों ही मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स जैसे पॉलीज रूल है और हुंस रूल है, ऑफ बाउ रूल है, इनके बारे में भी आपको बता देंगे। तो हम लोग का ये वाला जो पोर्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वांटम नंबर से जो रिलेशन है ये पूरा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा करने की। अगर 2 घंटे भी लगेंगे तो अपन 2 घंटे ले लेंगे परसों की क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट वीक से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्लेटर्स रूल फॉर कैलकुलेटिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि परसों की क्लास में इस टॉपिक को खत्म करके और मंडे से अपन पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम लोग 7-8 लेक्चर लेंगे और उसके बाद अपना एम होगा केमिकल बॉन्डिंग पे बढ़ने का। केमिकल बॉन्डिंग पे आने के लिए पीरियोडिक टेबल समझना जरूरी है, क्योंकि बिना पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगी, ठीक है।